आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। कैसे हो भाई? आ, नहीं। आयुष, सुमन, वर्षा, पारुल, सचिन, रानी, मोहन, चंदन, कुलदीप, आयुष, भोज, सुमन, इंद्रजीत, सचिन, वर्षा, शिवपाल, गौरी, बबलू, समीर, कुणाल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? हाँ जी। तो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना डेटा है? 50 GB। ये कहाँ अपलोड होगा ऑनलाइन? हम्म। अच्छा, गूगल ड्राइव पे 50 GB का स्पेस नहीं है? नहीं तो इसमें से कुछ मैं बताऊंगा। फिर सारा नहीं करना इसमें। रुक गई वीडियो। इसमें ना वो फोल्डर होगा पेन ड्राइव के नाम का, सिर्फ उसका डेटा चेक करो वो कितना है। पेन ड्राइव नाम का फोल्डर होगा बस। नमस्कार भाई, ये शादी का कार्ड लेकर आ रहा है तू? किसकी शादी है? सिस्टर की शादी है। कुमारी साक्षी का शुभ विवाह चिरंजीवी वरुण के साथ। कहाँ पर है? अरे यार, रियल सिस्टर है? हम्म। सही है। कितनी तारीख की शादी है? 17 नवंबर। सही है भाई, मुबारक हो। हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, प्रणाम कर तो लिया आप सभी को। कुछ नहीं भाई, हमारे स्टाफ में एक सिस्टर की शादी थी। हाँ जी। चलिए साहब। तो पटना मीटअप के कोई एंट्री पास नहीं है? अच्छा, पटना मीटअप के लिए पूछ लूं मैं यार, एंट्री पास की जुगाड़ ही नहीं हो पाई अभी तक। पटना मीटअप के लिए क्या हुआ? पेन ड्राइव कहाँ यार? हाँ, लेकर आना। अभी पूछ लेते हैं। सबका कमेंट्स आ रहा है बेटे, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, किसी के कमेंट्स नहीं रहे। मैं ये पूछ रहा। जी। चलिए साहब, बेटा पटना सेमिनार के लिए किसी भी टिकट की जरूरत नहीं है, बस आप सुबह 8 बजे तक है ना सेमिनार हॉल में पहुंच जाना, आपको एंट्री मिल जाएगी, बस बात खत्म। बापू सभागढ़ पहुंच जाना सुबह 8 बजे तक। अभी नहीं पहुंचे हैं बापू सभागढ़ बेटा। हम कल पहुंचेंगे शाम को पटना। कल आपकी क्लास होगी, कल की क्लास लेने के बाद सीधा हम उड़ जाएंगे पटना के लिए। फिर हमारी परसों आपसे पटना में ही मुलाकात होगी। एमपी भी आएंगे, हर जगह जल्दी आएंगे। है ना, इसकी कोई टिकट परचेस करने की जरूरत नहीं है मीटअप के लिए। वो फ्री सेमिनार है, ओपन सेमिनार है, ओपन टू ऑल। सारे बच्चे उस सेमिनार में आ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो हम लोग स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, और स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने, है ना, स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने स्टेटमेंट अजम्पशंस पढ़ लिया। कथन और पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट अजम्पशंस। अजम्पशंस के बाद हम लोगों ने अजम्पशंस के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? कॉज एंड इफेक्ट भी कर लिया। कॉज एंड इफेक्ट। अजम्पशंस के बाद हम लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट भी पढ़ लिया। कॉज एंड इफेक्ट के बाद फिर हमने कोर्स ऑफ एक्शन भी कर लिया, कोर्स ऑफ एक्शन।
और बहुत शानदार तरीके से। और कल हम लोगों ने स्टेटमेंट आर्गुमेंट भी पढ़ा था, स्टेटमेंट आर्गुमेंट यानी कि कथन और तर्क। आज हम करने जा रहे हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स यानी कि कथन और निष्कर्ष। बस। हाँ। अच्छा, तो वो डिलीट मारेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं, समझ गया। तो वो तो पेन ड्राइव वाला अपलोड कराना ऑनलाइन। हाँ जी। हिसार भी आएंगे, सब जगह आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन्स है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स यानी कि कथन और निष्कर्ष, ये जो निष्कर्ष है ना बेटा, ये अजम्पशंस का ही पार्ट है। ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे टॉपिक है। स्टेटमेंट अजम्पशंस एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे चैप्टर हैं। अनुमान, है ना, और इसको बोलते हैं निष्कर्ष। और कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट अजम्पशन में भी ना निष्कर्ष लिखा हुआ आपको मिल सकता है। और कभी कभी स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी आपको अनुमान लिखा हुआ मिल सकता है। तो आजकल देखो, पहले तो अलग थे, बट आजकल ना स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन को ना लगभग लगभग एक जैसा टॉपिक बना दिया। स्टेटमेंट इन्फ्रेंस भी आप लोग कह सकते हो। इन्फ्रेंस क्या कह सकते हो? इन्फ्रेंस। तो आपको एग्जाम में इन्फ्रेंस लिखा हुआ मिले, कंक्लूजन लिखा हुआ मिले या अजम्पशन लिखा हुआ मिले, अब आजकल एग्जाम में इन तीनों का मतलब एक ही है। इन तीनों का मतलब आजकल एग्जाम में एक ही है। पहले बेटा कंक्लूजन अलग होते थे, अजम्पशन अलग होते थे, बट आजकल अजम्पशंस और कंक्लूजन में ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग लगभग एक जैसा ही है। बस ये बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है। यहाँ पे वही जानकारी दी जाएगी जो स्टेटमेंट में आपको गिवन है। अपने मन से यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है। जो एज इट इज स्टेटमेंट में दी हुई जानकारी है, उसी के हिसाब से हमें चलना है। अलग से हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर थोड़ा सा हमें अलग से भी दिमाग लगाना होता है, बट यहाँ पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। जो भी जानकारी कथन में दे रखी है, उसी के हिसाब से हमें निष्कर्ष निकालने हैं, उसी के हिसाब से। रेलवे, बेटा रेलवे के लिए मैंने आपको बताया ना, मंडे से शुरू कर रहे हैं हम। मंडे से अपने यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं, सबको बता दो कि रेलवे से शुरू करते हैं प्रैक्टिस सीरीज। सबको बता दो फटाफट से। पटना सेमिनार की मैं वीडियो बनाऊंगा अभी 2 सवा 2 बजे के आसपास लाइव आकर। जब तक तुम्हारे दिमाग में दो तीन जो पॉइंट्स है ना, वहां पर के कितने बजे बच्चों को पहुंचना है, क्या लेकर आना है, क्या लेकर नहीं आना, है ना, किस तरीके से हमारी व्यवस्था रहेगी, कितनी देर का सेमिनार रहेगा, है ना। और तो ये सारी मेरे को इन्फॉर्मेशन ना एक बार ऑडियो में सेंड कर दो, 2 4 पॉइंट्स, ताकि मैं अभी वीडियो बना दूंगा बच्चे की इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ जी। कल क्लास होगी। मेरी तो क्लास होगी कल। सर मेरा बहुत दिन से मन कर रहा है आपसे मिलने का। मिल लो भैया हमसे। आपकी जो बुक है चैप्टर वाइज सीरीज का सोल्यूशन कहाँ है? हमारे यूट्यूब चैनल पर है ना। लगभग 40 क्लासेस पढ़ी हुई है। पूरी किताब तो सॉल्व नहीं हुई है, बट आधे से ज्यादा किताब सॉल्व हो चुकी है, आधे से ज्यादा किताब सॉल्व हो चुकी है। सर आप बहुत पीछे हैं बुक लॉन्च करने में। अबे यार, मैं क्या हर हर हफ्ते में बुक ही लॉन्च करता हूँ आप लोगों के लिए? मेरे पे और कोई काम धंधा नहीं है कि हम किताबें ही लॉन्च करते रहे हैं। अरे मेरे भाई, मतलब जो एक बुक बना दी है मैंने अपनी रीजनिंग की, वो यूनिवर्सल बुक है। यूनिवर्सल, उस बुक का ना तो कभी तोड़ था, ना है, और ना मेरे ख्याल से कोई होगा। उस बुक में कंप्लीट कंसेप्ट है, कंप्लीट एक्सरसाइज है। और वो यूनिवर्सल रीजनिंग की बुक है जो हर एग्जाम को कवर कर सकती है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, कवर्ड इन दिस बुक। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम कवर होते हैं उस किताब के अंदर। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कवर इन दिस बुक।
ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो उस बुक्स के अंदर से बच जाए। तो वो एक हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है, वाइट कवर पेज वाली, वो स्टैंडर्ड है। उसके अलावा हमने एक पीवाईक्यू बुक बना रखी है। अब आप लोग चाह रहे हो पर्टिकुलर एग्जाम वाइज बुक बनाओ, रेलवे की अलग बनाओ, है ना, एसएससी की अलग बनाओ, टीचिंग की अलग बनाओ, डिफेंस की अलग बनाओ, यूपीएससी की अलग बनाओ। तो बेटा उस पे तैयारी चल रही है, उस पे काम चल रहा है, उस पे लगभग 6 महीने का समय लगेगा। अब पिछले 6 महीने 1 साल से मैं उन किताबों पे काम कर रहा हूँ। तो चीज़ों में सब ऐसा थोड़ी है कि हर डेटा उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया बन गई किताब। किताब बनाना कोई मजाक थोड़ी है ना। प्रॉपर बैठना पड़ता है, चीज़ों को टाइप करवाने के बाद समझना पड़ता है कहाँ गलती नहीं, क्या मटेरियल देना है। मेरी जो पहली रीजनिंग की किताब तैयार हुई थी, हमारी जो मेन स्टैंडर्ड बुक है, जो वर्ल्ड फेमस किताब है, उसको तैयार करने में मेरे को ना 2 से ढाई साल का समय लगा था। 2019 में मैंने किताब शुरू करी थी बनानी, 18 के लास्ट में। 2018 के लास्ट में शुरू करी थी, और 18 के लास्ट से 19, 20, 21, 2021 में वो बुक लॉन्च हो पाई थी, मार्च 2021 में। और मार्च 2021 में जब लॉन्च हुई तो फिर 2022 का एडिशन आया उसका अपडेट होके, फिर 2023 का एडिशन आया अपडेट होके, फिर वो बुक 100% एरर फ्री हो गई। फिर 2024 के एडिशन की उसमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब उस किताब का 2025 एडिशन आएगा। तो पूरे 2024 में मैंने काम किया है अपनी किताब पर 2025 एडिशन के लिए, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड, मैं ऐसी किताब मार्केट में देना चाह रहा हूँ जिससे ना जब आपके बच्चे बड़े हो जाए ना, तो आपके बच्चे भी उस किताब से पढ़े। अगर आपको बच्चों को रीजनिंग पढ़नी हो ना, तो वो भी बच्चे आपकी वही किताब फॉलो करें। वो स्टैंडर्ड बुक चाहिए मेरे को वो नहीं चाहिए कि बस बुक बनाई, 6 महीने वैलिडिटी, 6 महीने के बाद किताब एक्सपायर हो गई, अब ये किसी काम की नहीं। तो भैया मैं किताब बना रहा हूँ, कोई मेडिसिन दवाई नहीं बना रहा जो हर 6 महीने में एक्सपायर होगी। हमारी किताब होगी जो आप भी पढ़ोगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, और उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। और वही मेरी रीजनिंग की वाइट कवर पेज वाली बुक है। और उस बुक को मैं ऐसा बना दूंगा कि आपके बच्चों के बच्चों तक वो किताब चलती रहेगी, युगों युगों तक। युगों युगों तक हमारा नाम रहेगा उस किताब के जरिए। हाँ जी। चलिए साहब, मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है। मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है। देखो, दो शहर है यहाँ पर, एक शहर है मुंबई और एक शहर है जाफरा। और अगर हम रोड से अगर ये दूरी तय करते हैं तो वो कितने किलोमीटर है? वो 900 किलोमीटर है। अच्छा, जो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी, अगर यही रास्ता हम पानी के द्वारा तय करते हैं तो 280 किलोमीटर घट जाएगी ये दूरी, 280 किलोमीटर घट जाएगी। और अगर इंग्लिश में पढ़ें तो विल बी रिड्यूस टू 280 किलोमीटर, है ना। मतलब इंग्लिश के अकॉर्डिंग 280 किलोमीटर घटकर आ जाएगी, मतलब यहाँ से 900 किलोमीटर, ये 280 किलोमीटर। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे साल में 7.92 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। अगर हम छोटी दूरी तय करेंगे तो हमारी ईंधन की बचत ज्यादा होगी। ठीक है, ईंधन की बचत हमारी ज्यादा होगी, समझे? हाँ जी। चलिए साहब, तो पहला जो कंक्लूजन है वो है, सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता होता है। ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन डेट बाय रोड। अच्छा, ये बताओ, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे का जिक्र है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे का जिक्र है कि रोड से अगर आप जाते हो तो खर्चा ज्यादा, या है ना, अगर आप पानी से जाते हो तो खर्चा ज्यादा होगा आपका। यहाँ पर आपको पेट्रोल की बचत के बारे में तो बताया गया है कि लगभग 8 करोड़ का पेट्रोल आप बचा पा रहे हो। पेट्रोल की तो बचत हो रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम है या ज्यादा, ये पता चल पा रहा है तुम्हें बेटा? है ना, डिस्टेंस शॉर्ट होने से, है ना, पेट्रोल बचाने से, डिस्टेंस शॉर्ट होने से इट डजंट मीन कि खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का कम हो जाता है। ऐसे तो भैया सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बाई एयर, है ना, हवाई यात्रा करना। और जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो इट डजंट मीन कि जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ता हो, वो तो बहुत महंगा होता है। सबसे लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो ट्रेन के द्वारा होता है, बाई ट्रेन। और जबकि जो ट्रेन है वो सबसे सस्ती होती है। क्यों सस्ती होती है? क्योंकि ट्रेन एक साथ कई लोगों को ले जा रही होती है ना। हवाई जहाज उतने सारे लोगों को नहीं बैठा जाता, जबकि ट्रेन एक साथ कई हजार लोगों को, है ना, सफर कराती है। बताओ, है ना। क्या एक हजार लोग, कई हजार लोग एक प्लेन में आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो बस वही चीज है। तो ट्रांसपोर्टेशन का तो यहाँ पे जिक्र नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये कंक्लूजन है।
कंक्लूजन का मतलब क्या है? निष्कर्ष का मतलब वो चीज हमें देनी है जो कथन में दी गई है। कथन में ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र नहीं हुआ। चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है। अच्छा, कथन में जो भी बात हुई है वो ईंधन को बचाने से रिलेटेड हुई है, तो ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है। ये बात डायरेक्टली स्टेटमेंट में दी हुई है कि ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है ना? हाँ जी। चलिए, किताब का नया एडिशन बेटा आएगा फरवरी में, जनवरी के लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में आ जाएगा। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन, लेकिन अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है, अभी 2023 एडिशन वाली जो किताब है वही आपके लिए अपडेटेड है। स्वदेशी कच्चे तेल, मैं सीजीएल मेंस का वेट कर रहा हूँ 2024 का। पहले सीजीएल मेंस 2024 हो जाए, सीएचएसएल मेंस 2024 हो जाए, फिर उनके क्वेश्चंस के साथ मैं अपनी बुक को अपडेट करूंगा। समझ रहे हो जी? इसीलिए हम रुके हुए हैं। हम्म। चलिए साहब, एनालिटिकल में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो स्टेटमेंट, अजम्पशन है, और आजकल कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन के भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं आजकल। पिछले 2 साल से एनालिटिकल रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले बीच में कम हो गया था, लेकिन अब दोबारा से एनालिटिकल रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया है, और जिसमें अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन, ये 3 टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पूछने को तो आर्गुमेंट भी आ जाता है, कंक्लूजन भी आ जाता है ना, सब कुछ आ जाता है। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। ये क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन की तुलना में, प्रोडक्शन की तुलना में जो डिमांड है वो तेजी से बढ़ रही है। प्रोडक्शन तो इतना नहीं है, लेकिन जो डिमांड है वो तेजी से बढ़ रही है। प्रोडक्शन हमारा कम है और डिमांड हमारी तेजी से बढ़ रही है। प्रोडक्शन कम है, डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? अब ये समस्या है ना? तो कंक्लूजन क्या होगा इस प्रॉब्लम के लिए? क्या निष्कर्ष है? प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है हमारा, और डिमांड हमारी ज्यादा है, डिमांड हमारी ज्यादा है। तो भैया कच्चे तेल का आयात करना शुरू कर दो। आयात का मतलब इम्पोर्टेड्स, मतलब बाहर से मंगाना, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा दो। आयात का मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो, प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कि कच्चे तेल का आयात शुरू कर दो, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा दो। दूसरा कह रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड, ये कह रहे हैं कि डिमांड को कम कर दो, डिमांड को कम कर दो। ये कह रहे हैं कि डिमांड को कम कर दो। तो भाई मेरे मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा? हमें इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है? ये इकोनॉमिक्स की इक्वेशन है, इस इकोनॉमिक्स की इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है? ये इकोनॉमिक्स की जो इक्वेशन है इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? ये बताओ, कैसे हम इसको बैलेंस आउट करेंगे? इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस हमें करना है? इस इक्वेशन को ये बताओ। कैसे बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को? प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, सर बैलेंस कैसे करेंगे? सर प्रोडक्शन बढ़ा दो, है, प्रोडक्शन बढ़ा दो, और क्या है? अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्रोडक्शन बढ़ा दो। या फिर या फिर ये भी कर सकते हैं हम, प्रोडक्शन अगर कम है, प्रोडक्शन अगर कम है, प्रोडक्शन अगर कम है तो डिमांड भी कम कर दो, ये भी तो कर सकते हैं हम। अगर प्रोडक्शन कम है तो डिमांड भी कम कर दो। दोनों तरीके से हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। दोनों में से कोई एक काम करेंगे, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। या तो हम प्रोडक्शन ही बढ़ा सकते हैं या फिर हम डिमांड ही कम कर सकते हैं। दोनों काम, दोनों में से कोई एक तरीका चुनना होगा, दोनों तरीके एक साथ नहीं चुन सकते। अगर तुमने दोनों तरीके एक साथ चुन लिए, मतलब तुमने प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, डिमांड भी कम कर दी, तो तुम्हारा बंटाढार होना तय है। तो दोनों में से कोई एक तरीका चुनना होगा, और जब दोनों में से कोई एक तरीका चुनना होता है तो उस समय हम ऑप्शंस जो चूज करते हैं वो चूज करते हैं इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। दोनों में से कोई एक काम करना होगा, या तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा या फिर हमें डिमांड कम करनी होगी। दोनों काम हम एक साथ नहीं कर सकते, है ना? देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग में अगर मैं इंडिविजुअल टॉपिक की बात करूं, इंडिविजुअल टॉपिक में मैंने लगभग 200, और पेपर कटिंग वाटर इमेज में कराए थे मैंने 40-40 क्वेश्चन, और लगभग 250, है ना? तो 200 और 50-60 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी कराए थे, तो लगभग 250 क्वेश्चन के आसपास, ऑलमोस्ट
250 क्वेश्चन तो मैंने ये कराए थे नॉन वर्बल में, जो कि टॉपिक वाइज थे। और फिर मैंने मिक्स्ड क्वेश्चंस भी कराए थे। मिक्स्ड क्वेश्चंस लगभग 50-100 क्वेश्चन, है ना, मिक्स क्वेश्चन कराए थे। तो ये तो मैंने आपको लाइव क्लास में कराए थे। इसके अलावा मैंने इसके अलावा मैंने नॉन वर्बल की ना 500 क्वेश्चन की पीवाईक्यू की फाइल आप लोगों के नोट सेक्शन में अपलोड कर दी है। आप वहां से उन 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, है ना। नॉन वर्बल के 500 क्वेश्चन की जो फाइल है वो मैंने कहाँ अपलोड कर दी है, आपके पीवाईक्यू सेक्शन में। तो आप मतलब वहां पे नोट सेक्शन में अपलोड कर दिया, वहां से आप और प्रैक्टिस कर लो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो। भैया लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। बाकी आप 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद कर लो नॉन वर्बल में। इसके अलावा इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बेटा, अगर प्रोडक्शन कम है डिमांड ज्यादा है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं। या तो प्रोडक्शन बढ़ा दो या डिमांड कम कर दो। दोनों में से एक काम करना है, दोनों एक साथ नहीं करने। दोनों में से कोई एक काम करना है, दोनों एक साथ नहीं करने होते हैं। दोनों में से कोई एक काम करना होता है। पी वाई क्यू के आंसर नहीं है, विदाउट आंसर अपलोड हुई है क्या फाइल वो? ऐसा कैसे हो जाएगा? लेट मी चेक। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल। ओह बेटा, विद सॉल्यूशन अपलोड कराइए मैंने 500 क्वेश्चन की, तुम कह रहे हो आंसर नहीं है। मैंने विद आंसर विद सॉल्यूशन अपलोड कराई है फाइल नॉन वर्बल की, 500 क्वेश्चन की फाइल। और मैं चेक कर लेता हूँ ये अपलोड अपडेट हुई है कि नहीं हुई। एक तो फाइल बेटा पुरानी पड़ी होगी नॉन वर्बल की, एक मैंने नई फाइल अपलोड करवाई है पीवाईक्यू के क्वेश्चंस की। नई फाइल भी अपलोड करवाई है 500 क्वेश्चंस की। मैं अभी चेक कर लेता हूँ पूछ के। हमारे टेक्निकल साहब ने अपलोड करी थी या भूल गए अपलोड करना। सेकंड का आंसर इधर और होगा ना, उन दोनों में से कोई भी एक निष्कर्ष सही होगा, या तो पहला या दूसरा, ऑप्शन ई। तुम नोट सेक्शन में जाओगे ना, तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से अपडेटेड है। नॉन वर्बल पीवाई बुक पार्ट 1। पार्ट 1 में सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है। नॉन वर्बल पीवाई बुक पार्ट 2, ये दो पार्ट में आपके नोट सेक्शन में जब आप जाओगे प्रैक्टिस सेट्स में। नोट्स में कहाँ है? प्रैक्टिस सेट्स के अंदर। प्रैक्टिस सेट खोलोगे ना, तो प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको नॉन वर्बल पार्ट 1 पार्ट 2 मिलेगा। तो जो सोल्यूशन दे रखा है ना, वो पार्ट 2 में दे रखा है। तो पूरे 500 क्वेश्चन है, और ये जो 500 क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। कौन से क्वेश्चंस है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें, है ना, जिसमें सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, सीएचएसएल के क्वेश्चंस हैं, सीपीओ के क्वेश्चन है, एमटीएस के क्वेश्चन है, और जीडी के क्वेश्चन है, और यूपीएसआई के भी क्वेश्चन है, और आपके रेलवे के भी क्वेश्चन है ना, और कांस्टेबल के भी क्वेश्चन है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2024 के तो सीएचएसएल सीपीओ और जीडी के हैं,
फिर 2023 के सारे क्वेश्चन है, 2022 के सारे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 500 क्वेश्चन की फाइल है। तो नॉन वर्बल की और प्रैक्टिस करनी है तो आप ये 500 क्वेश्चन लगा लेना। बाकी के लगभग 300 350 क्वेश्चन मैंने क्लास में प्रैक्टिस करा दिए हैं। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो नोट्स में प्रैक्टिस सेट में जाओगे, पार्ट 1 पार्ट 2, तो जो आपको आंसर्स मिलेंगे ना, आंसर्स और जो सोल्यूशन है वो पार्ट 2 में दे रखा है। आंसर, और क्योंकि बड़ी फाइल थी ना बेटा, वो एक साथ अपडेट नहीं हो पाई, तो 2 भागों में बांट कर वो हमने अपलोड करी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सारे आंसर और सॉल्यूशन पार्ट 2 में दे रखे हैं। पार्ट 1 में लगभग 398 या 400 क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में, और सारे आंसर और सॉल्यूशन भी पार्ट 2 में है। सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय पाती है। ये कह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है ना, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज पर्सन अपने लिए ना रेस्ट का टाइम निकाल ही लेते हैं। सारे के सारे जो ऑर्गेनाइज पर्सन है वो अपने रेस्ट का टाइम निकालते हैं, है ना। क्योंकि भैया अगर अपने रेस्ट का समय नहीं निकालेंगे तो मर नहीं जाएंगे, है, काम करते करते गधे की तरह। समझ रहे हो। बीएड में भी पूछे जाते हैं, क्यों नहीं पूछे जाते। तो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड पर्सन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपने रेस्ट के लिए समय निकालते हैं। सुनीता, सुनीता बेटा बहुत व्यस्त कार्यक्रम है सुनीता का, उसके बावजूद भी अपने लिए रेस्ट का समय निकाल ही देती है। तो सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज पर्सन। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर सुनीता का स्केड्यूल इतना बिजी है उसके बाद भी वो अपने लिए रेस्ट का टाइम निकाल रही है, सुनीता रेस्ट का टाइम निकाल रही है, इसका मतलब सुनीता ऑर्गेनाइज पर्सन है। सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। सुनीता एक मेहनती इंसान है। भैया इतना बिजी स्केड्यूल है, इतनी मेहनत कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सुनीता मेहनती इंसान भी है। ऑब्वियस सी बात है सुनीता मेहनती इंसान भी है। हाँ जी, बीएड में इस चैप्टर से पूछता है, क्यों नहीं पूछता। चलिए साहब, ए है पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है। यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है। यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच में, 1950 और 1980 है पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच में भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। 1950 और 1980 के बीच में, है ना, भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। भारत में जो गरीबी की समस्या थी ना, भारत में जो गरीबी की समस्या थी, दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द ओनली बुक, एकमात्र बुक है जेड, दिस इज द ओनली बुक। यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है। दिस इज द ओनली बुक जेड। देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950। ये कह रहे हैं 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था। वाह, 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था। भाई हम बात कर रहे हैं 1950-80 के बीच में, 1900 पहले था कि नहीं था ये कैसे डिसाइड होगा, है ना। हाँ जी, कल भी क्लास होगी। 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी। ये बात सच है, क्योंकि दिस इज द ओनली बुक जेड। हम कह रहे हैं कि दिस इज द ओनली बुक जेड। इसका मतलब, इसका मतलब है ना, अगर एकमात्र यही बुक थी था, इसके अलावा यानी कि दूसरी बुक नहीं हो सकती। 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं होगी। इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये सही है। दिस इज द ओनली बुक सेट, इसके अलावा कोई बुक नहीं होगी। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। सही बात है भैया, ये प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स, कहावत, सेइंग्स, ठीक है, ये सब फैक्ट्स होते हैं, ये हमेशा सही होती हैं, है ना। रोज के टपकने से पत्थर भी गिर जाते हैं, रस्सी आवाज जाते, सिल पे पड़त निशान, कांस्टेंट ड्रिपिंग वियर्स द स्टोन। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली पढ़ो, चाहे 1 घंटे पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। पढ़ाई तुम्हारी डेली होनी चाहिए, चाहे 4 घंटे पढ़ो, चाहे 5 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो डेली, है ना। चाहे ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा 20 घंटे, दूसरे दिन पढ़ा 5 घंटे। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन पढ़ा 20 घंटे, दूसरे दिन पढ़ा 2 घंटे, या एक दिन पढ़ा 10 घंटे, दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ पढ़ा ही नहीं। तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। समझ रहे हो ना। हाँ जी। कौन है ये जो हमें लाइव क्लास में परेशान कर रहा है। सफलता पाने के लिए एकांकी भक्ति बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, सफलता पाने के लिए एकांकी भक्ति बहुत जरूरी है।
हाँ जी। हाँ जी। कभी गब्बर की तरह साउंड हो जाता है और कभी असरानी की तरह। बताओ फटाफट से। भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। ये पता क्या क्वेश्चन है? ये इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए तुम्हारे अंदर थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत, जैसे हमारी जो नेशनल इनकम है ना, भैया भारत की भी तो इनकम होती है। हमारा भारत देश हर साल कुछ ना कुछ पैसे कमाता है। तो उस इनकम का जो 35% हिस्सा है, पता है कौन दे रहे हैं? जो हमारे टेन टॉप 10% जो परिवार है ना, जो टॉप 10 फैमिलीज हैं, टॉप 10 फैमिलीज वही नेशनल इनकम का 35% बना रहे हैं। तो व्हेन एन इकोनॉमी ग्रोथ से रिलेटेड कोई कंसर्न है यहाँ पे? इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी घट रही है? बेटा इकोनॉमी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ है ही नहीं यहाँ पे। भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है। देखो जो नेशनल इनकम है वो असमान रूप से वितरित है, सही बात है। जब टॉप 10% फैमिली 35% नेशनल इनकम पे कर रहे हैं, तो ये तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेशनल इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑब्वियस सी बात है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री ने बहुत जोर देकर किया कि अब हमारी जो सरकार आएगी ना, पटना एंट्री के लिए कोई गूगल फॉर्म नहीं है। अब जो हमारी सरकार आएगी, अब जो हमारी सरकार आएगी, वो गरीब किसान और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री एक भाषण दे रहे हैं, है ना, और उस भाषण में बता रहे हैं कि हमारी सरकार ये सब काम करेगी तुम्हारे लिए। जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला। बेटा अन्य सभी को क्या मिला क्या नहीं मिला इसका जिक्र है स्टेटमेंट में। अन्य सभी को क्या मिला क्या नहीं मिला इसका जिक्र है स्टेटमेंट में। है, एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स एंड फार्मेंट्स ऑल अदर्स हैव गॉट द बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। बताओ ऑल अदर्स, क्या बाकी सबके बारे में बात हो रही है? नहीं हो रही। नो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट। ये कह रहे हैं कि पहले समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। एफर्ट नो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जिक्र दे रखा है सर। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जिक्र ही नहीं है। हाँ जी। द कैबिनेट ऑफ स्टेट एक्ट्स took certain steps to tackle the milk glut in the state as the cooperative and government dairies failed to use the available milk। देखो, राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क ग्लच से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए। मिल्क ग्लच का मतलब है दूध की बाढ़ आ गई। मतलब प्रोडक्शन इतना है जिसकी कोई लिमिट नहीं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है ना, दूध की बाढ़ आ जाना। मिल्क ग्लच का मतलब दूध की बाढ़ आ गई, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर क्या हुआ? द राज्य की कैबिनेट ने राज्य में राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क ग्लच से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। किसमें? राज्य की कैबिनेट ने कदम उठाए। समझ रहे हो? किससे निपटने के लिए? मिल्क ग्लच से निपटने के लिए। क्योंकि सहकारी समितियां और सरकारी डेयरियां, सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव डेयरीज जो होती हैं और जो गवर्नमेंट डेयरी होती हैं, उस दूध का उपयोग कर नहीं पा रही हैं, वो विफल रही हैं।
राज्य की कैबिनेट ने मिल्क क्लच से निपटने के लिए कदम उठाए क्योंकि जो हमारी कॉरपोरेटिव और जो गवर्नमेंट डेयरी है वो फेल हो गई। कॉरपोरेटिव और गवर्नमेंट डेयरी क्या हो गई, कॉरपोरेटिव और गवर्नमेंट डेयरी हमारी फेल हो गई है। कॉरपोरेटिव और गवर्नमेंट डेयरी फेल हो गई तो राज्य की कैबिनेट को खुद कदम उठाने पड़े। पहला कंक्लूजन है द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ स्टेट एक्सेस मोर देन इट्स नीड। अच्छा ये बताओ, मिल्क ग्लच की प्रॉब्लम आई है, दूध की बाढ़ आई है, दूध की बाढ़ कब आएगी, दूध की बाढ़ कब आएगी, जब प्रोडक्शन कम होगा या प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सर ऑब्वियस सी बात है, when the milk production of state X is more than its need, जब मिल्क का प्रोडक्शन उसकी जरूरत से ज्यादा होगा, जब मिल्क का प्रोडक्शन उसकी जरूरत से ज्यादा होगा तो दूध की बाढ़ आनी तय है। दूसरा दूसरा राज्य में सरकारी और सहकारी डेयरियां इस तरह के अतिरिक्त दूध को संभालने के संसाधन और प्रौद्योगिकी मामले में सुसज्जित नहीं है। द गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेटिव डेयरी इन द स्टेट एक्ट आर नॉट वेल इक्विप्ड, ये कह रहे हैं दे आर नॉट वेल इक्विप्ड। तो साफ साफ लिखा तो है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेटिव डेयरी फेल हो चुकी है। फेल कब होंगी, जब व्हेन दे आर नॉट वेल इक्विप्ड। भाई तभी तो फेल होंगी, व्हेन दे आर नॉट वेल इक्विप्ड तभी तो फेल होंगी, है ना। द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ कलीग्स। हाँ जी, द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन, मैनेजर ने सचिन को डांट फटकार लगाई। मैनेजर ने सचिन को ह्यूमिलेटेड किया, मैनेजर ने किसको ह्यूमिलेटेड किया, सचिन को ह्यूमिलेटेड किया, सचिन को ह्यूमिलेटेड किया, कुछ कर दिया होगा सचिन ने। अच्छा पहला कंक्लूजन है द मैनेजर डिडंट लाइक सचिन, भैया मैनेजर सचिन को पसंद नहीं करता इसलिए मैनेजर ने सचिन को डांटा। अगर मैनेजर ने डांटा है तो सिर्फ नापसंद करने के चक्कर में तो नहीं डांटा होगा, उसने कोई गलती करी होगी तभी तो डांटा होगा। द मैनेजर डिडंट लाइक सचिन, अच्छा सचिन को पसंद नहीं है इसीलिए बस बस कोई काम न धाम। सचिन अपने सहयोगियों के साथ लोकप्रिय, सचिन वॉज नॉट पॉपुलर अमॉन्ग हिज कलीग्स, वो कह रहे हैं कि सचिन वॉज नॉट सो पॉपुलर, सचिन इतना पॉपुलर नहीं होगा इसलिए उसको डांट पड़ गई सबके सामने। वाह, मतलब कुछ भी कह रहे हैं, फालतू बातें हैं, फालतू बातें क्यों भाई। चलिए साहब नेक्स्ट पढ़ो इस क्वेश्चन को जल्दी से। आजी चलिए साहब, देश की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की और विदेशी आगंतुकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट हैज रिसेंटली अनाउंस सीवरल कंसेशन एंड ऑफर अट्रैक्टिव पैकेज टूर्स फॉर फॉरेन विजिटर्स। मतलब एक गवर्नमेंट है जो फॉरेन विजिटर्स के लिए, है ना, अपनी टिकट सस्ती कर रही है, एयरलाइन की होटल की टिकट सस्ती कर रही है और उनको आकर्षक आकर्षक पैकेज दे रही है, ताकि मतलब कोई गवर्नमेंट चाह रही है फॉरेन विजिटर्स के लिए, ये सब उनके लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर विल विजिट द कंट्री। अच्छा एक बात बताओ, जबकि आप जब भी आपको ऑफर्स ऑफर्स एंड स्कीम्स जब भी आपको ऑफर्स एंड स्कीम्स मिलती हैं, जब भी ऑफर्स एंड स्कीम्स मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज होंगे हमेशा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जब भी ऑफर और स्कीम्स आएंगे नंबर ऑफ क्लाइंट्स तो इंक्रीज ही होने हैं।
द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिव टूरिस्ट, सही बात है। अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी, अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी तो फिर ये ऑफर क्यों देगी? अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी तो फिर ये ऑफर्स क्यों देगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑफर क्यों देगी अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी? सीरियस है तभी तो ऑफर दे रही है गवर्नमेंट। भैया सीरियस है तभी तो ऑफर दे रही है। हाँ जी, मेरे दोस्तों, सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित हैं। ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। नो वन विदाउट अ स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। देखो, ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड, केवल गुड सिंगर ही इनवाइटेड है। ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड। बेटा ये तो जनरल क्वेश्चंस हैं, हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित, रियल लाइफ से रिलेटेड, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये जनरल क्वेश्चन है। ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड, केवल अच्छे सिंगर ही इनवाइटेड है। और कोई भी सिंगर जिसकी अगर मधुर आवाज नहीं है तो वो अच्छा सिंगर बन ही नहीं सकता। तो ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। देखो, ये कह रहे हैं कि जितने भी सिंगर्स इनवाइट हुए हैं सबकी मधुर आवाज है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उन्होंने केवल अच्छे सिंगर्स को ही बुलाया है सम्मेलन में, और कोई भी मधुर आवाज के बिना अच्छा सिंगर बन ही नहीं सकता। यानी कि जितने भी सिंगर पहुंचे हैं सम्मेलन में सबकी आवाज एकदम मधुर है। सबकी आवाज क्या है? एकदम मधुर। सबकी मधुर आवाज है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड। जितने भी सम्मेलन में सिंगर है सारे के सारे एक से बढ़कर एक है, तो ऑब्वियस सी बात है सबकी मधुर आवाज होगी। सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की मधुर आवाज है, सबकी मधुर आवाज है, क्योंकि ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड। दो सिंगर हु डोंट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। जिनकी अच्छी आवाज नहीं है वो इनवाइटेड नहीं है, सीधी सी बात है। सिंस ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड, और इसके अलावा तो इनवाइट है नहीं कोई। इसका मतलब जिनकी मधुर आवाज नहीं है वो गुड सिंगर नहीं है, गुड सिंगर नहीं है तो वो इनवाइटेड नहीं है, वो इनवाइटेड नहीं है, सीधी सी बात। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज है ना, हाँ, उसकी तरह सोचना। हाँ जी, एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग दिन में आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा कम होता है। भैया कहते हैं ना कि अगर आप डेली बेसिस पे रेगुलर हाफ एन आवर एक्सरसाइज कर लो, डेली बेसिस पे रेगुलर हाफ एन आवर एक्सरसाइज कर लो। क्लास पीएनजी बेटा अपलोडेड है। अगर आप, है ना, डेली बेसिस पे अगर आप डेली बेसिस पे हाफ एन आवर एक्सरसाइज कर लो तो दिल की बीमारी कम होगी। तो पहला कंक्लूजन है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर तो आवश्यक है, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर आप दिन में आधे घंटे की भी एक्सरसाइज करते हो तो दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है।
दिन में आधे घंटे भी एक्सरसाइज करने से दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। इसका मतलब है अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाह रहे हैं तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी आपको रेगुलर। ये कह रहे हैं डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की डेस्क बाउंड जॉब, पहली बात तो डेस्क बाउंड की बात नहीं है, दूसरी बात कह रहे हैं निश्चित रूप से दिल की बीमारी लगती है डेस्क बाउंड जॉब को। तो डेस्क बाउंड जॉब को निश्चित रूप से दिल की बीमारी लगती है ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट में है नहीं कि जो डेस्क बाउंड जॉब है ना। हम्म। कम ऑन। यह दुनिया ना अच्छी है ना बुरी, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन। हम्म? ये माथे पे बिंदिया, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। यह दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। देखो हर आदमी की अपनी एक अलग दुनिया है, हर आदमी अपनी 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 है ना, अपनी अपनी फिल्म का हीरो है। हर आदमी की एक अलग दुनिया सेट है और हर आदमी अपनी दुनिया में हीरो है। वो हीरोइक रोल प्ले कर रहा है, हर आदमी की एक अलग कैरेक्टर है, अलग दुनिया चल रही है हर आदमी के हिसाब से। तो सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट गुड, सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट बैड। सही बात है, हर आदमी की ये दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, इसका मतलब कुछ लोगों के लिए दुनिया अच्छी है और कुछ लोगों के लिए दुनिया बुरी है। और हर आदमी की अपनी एक दुनिया है, कुछ आदमी के लिए अच्छी है, कुछ आदमी के लिए बुरी है। 5 महीने में अपना पैसा 2 गुना कर लो, 5 महीने में पैसा 2 गुना भैया। 5 महीने में बाबूराव स्टाइल 5 महीने में पैसा 2 गुना कर लो। बाबूराव स्टाइल 5 महीने में, 5 महीने में पैसा 2 गुना कर लो। कमिंग सून लिख कर आ रहा है, किस पे कमिंग सून लिख कर आ रहा है? 5 महीने में पैसा 2 गुना कर लो, 5 महीने में अपना पैसा 2 गुना कर लो। यस। तो मेरे भाइयों 5 महीने में पैसा 2 गुना कर लो, आश्वासन वास्तविक नहीं है, लोग चाहते हैं उनका पैसा बढ़े। भाई ऑब्वियस सी बात है, लोग तो चाहते हैं उनका पैसा बढ़े। कौन नहीं चाहता? तुम नहीं चाहते तुम्हारा पैसा बढ़े? लोग तो चाहते हैं ना उनका पैसा बढ़े, सब चाहते हैं पैसा बढ़े। लेकिन लेकिन ये आश्वासन वास्तविक है कि नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? वैसे आप लोग कह रहे होंगे ये आश्वासन वास्तविक नहीं है, ये बात सच है। बट बेटा अगर मान लो 5 महीने में अपना पैसा 2 गुना करें, ये एसबीआई में कोई स्कीम है, तब तो ये आश्वासन जेन्युइन हो जाएगा। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट में 5 महीने में पैसा 2 गुना करें, ये स्टेटमेंट आखिर किसने दिया? हु? ये स्टेटमेंट किसने दिया? वो डिपेंड करेगा कि ये आश्वासन जेन्युइन है कि नहीं है। तो जेन्युइन नहीं है या जेन्युइन है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये जेन्युइन हो भी सकता है और जेन्युइन नहीं भी हो सकता। इट्स डिपेंड ऑन कि ये स्टेटमेंट दिया किसने है। मान लो सरकार की कोई स्कीम आ जाए, एसबीआई बैंक में कोई स्कीम आ जाए जो वाकई में 5 महीने में पैसा 2 गुना कर दे,
तो वो जेन्युइन किसने, मतलब आश्वासन दिया किसने है, उससे डिपेंड करेगा ना। कंपनी कंपनी एक्स में गुणवत्ता और नवीनतम डिजाइन के विनिर्माण कैमरों का रिकॉर्ड है, ताकि आप मौसम की स्थिति के बावजूद एक भी शॉट को खराब ना करें। मौसम की स्थिति कैसी भी हो, चाहे लाइट हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा एक भी शॉट बेटा खराब नहीं होगा। कैमरे ने रिकॉर्ड बना रखा है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड है बेटा कैमरे का। एक कंपनी है एक्स, उसके मोबाइल में इस तरीके के कैमरे हैं जिसने रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि मौसम की स्थिति कैसी भी हो, तुम्हारा एक भी शॉट खराब नहीं हो सकता। मतलब तुम हमेशा एकदम बेहतरीन झकास वाले दिखोगे उसके अंदर। समझ रहे हो? तो पहला कंक्लूजन है, नो अदर कंपनी एक्सेप्ट एक्स इज रेप्यूटेटेड इन द कैमरा इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं कोई अदर कंपनी इतनी रेपुटेटेड नहीं है जितनी कंपनी एक्स है। सर कोई अदर कंपनी रेपुटेटेड नहीं है, ये कैसे कंफर्म होगा? एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विद कैमरा एक्स, ये बिल्कुल सही बात है। यही तो कह रहे हैं कि कोई भी मौसम की स्थिति हो, कैसा भी हो, तो आप शॉट आपका खराब नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी उससे बेहतरीन फोन फोटो खींच सकता है। कोई भी देश इन दिनों बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है, कोई भी देश बेटा आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश बेटा सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकता है ना? देश में पानी आ सकता है तो देश में तेल थोड़ी निकलेगा, देश में से चावल गेहूं निकल सकते हैं। मतलब हर चीज हम अपने देश में नहीं उगा सकते, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत जरूरी है। बिना आयात निर्यात के बेटा बिजनेस नहीं चलता है, आयात निर्यात होना बहुत जरूरी है ना? कोई भी देश बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है, ये बात सच है और हो भी नहीं सकता। तो इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट अ कंट्री नीड्स। सही बात है, इट इज इम्पॉसिबल दैट अ कंट्री नीड्स। एक ही देश में सब कुछ उगाना असंभव है, एक ही देश में सब कुछ उगाना असंभव है। सामान्य तौर पर देशवासी आलसी हो गए, ये बात सही है, देशवासी आलसी हो गए, वाह भाई वाह। मतलब देशवासी आलसी हो गए इसलिए हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, देशवासी आलसी हो गए इसलिए हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है। ये कह रहे हैं कि जो हमारी आर्थिक सुरक्षा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगर हमारे है ना बैंक में थोड़ा बहुत पैसा है, 2-4 लाख रुपए, तो लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है, लोगों को बेहतर बनाती है और अधिक खुशहाल बनाती है, और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा, मतलब उनके व्यक्तित्व पर भी अच्छा प्रभाव, मतलब लोग खुशहाल होंगे, बेहतर होंगे, उन्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं है, तो मेंटली रिलैक्स होंगे। तो मेंटली रिलैक्स होंगे तो उनके व्यक्तित्व पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पीपल हु अर्न मोर मनी आर हैप्पियर। जो लोग अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होते हैं, है ना? जो लोग अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होते हैं। पीपल हु अर्न मोर मनी आर हैप्पियर। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेक्स पीपल बेटर एंड मोर हैप्पी एंड हैज अ गुड इफेक्ट ऑन देयर पर्सनैलिटी। यही तो कह रहे हैं कि मोर हैप्पी बनाती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेक्स मोर हैप्पी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेक्स मोर हैप्पी। पीपल हु अर्न मोर मनी आर मोर हैप्पियर, है ना? टू मेंटेन अ गुड पर्सनैलिटी पीपल शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रांग। ये कह रहे हैं टू मेंटेन अ गुड पर्सनैलिटी पीपल शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रांग, है ना? अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि, ये तो गलत बात है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है तो भी आपका अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है। तो व्यक्तित्व का आर्थिक स्थिति से मजबूत होना जरूरी नहीं है, व्यक्तित्व तो हम बना सकते हैं, है ना? उसके लिए आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती है। अच्छे व्यक्तित्व के लिए आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती है ना? अच्छे व्यक्तित्व के लिए आर्थिक स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। अधिकांश भारतीय जानते कि उनके पास एक महान विरासत है। अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास क्या है, एक महान विरासत, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। देखो हम लोगों को पता है कि भारत के पास महान विरासत है। पता है कि नहीं पता तुम्हें? भारत के पास महान विरासत है। हाँ सर, भारत के पास, है ना, भारत के पास महान विरासत है, ये सब बिल्कुल सच बात है। लेकिन कुछ उसमें से ना विज्ञान को शामिल करते हैं। तो मैनी इंडियन बिलीव दैट साइंस हैज मेड इंडिया हेरिटेज ग्रेट, है ना? काफी सारे भारतीय ये मानते हैं कि जो विज्ञान के पास, है ना, जो विज्ञान ने ही भारतीय को विरासत को महान बनाया है। क्योंकि लिखा हुआ है ना कि इसमें विज्ञान को शामिल किया हुआ है, तो काफी लोग ये समझते हैं कि विज्ञान ने ही भारत की विरासत को महान बनाया हुआ है। और कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है, क्योंकि कुछ लोग ही तो मानते हैं कि उसमें विज्ञान शामिल है।
इसका मतलब कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। कई भारतीय जानते हैं, कई भारतीय नहीं जानते, है ना। हाँ जी। भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक दोपहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है। यानी कि पहले 10 साल में मान लो 100 दोपहिया वाहन बनाए गए थे, लेकिन इन 10 सालों में 1000 दोपहिया वाहन बनाए गए, है ना। अच्छा, देयर क्वालिटी हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड अलॉट, यानी कि उनकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन कर दी गई। क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव गई है, क्वांटिटी भी इम्प्रूव है, क्वालिटी भी इम्प्रूव है। पिछले 10 सालों में क्वांटिटी भी कम थी और क्वालिटी भी कम थी, और इन 10 सालों में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इम्प्रूव की गई है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इन 10 सालों में, लेटेस्ट 10 सालों में। तो हमें दोपहिया वाहनों का निर्यात कर रहे हैं, वी आर एक्सपोर्टिंग टू व्हीलर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिक्र है बेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिक्र है। आवर टू व्हीलर इंडस्ट्री हैज मेड कमांडेबल प्रोग्रेस, हमारे दोपहिया वाहन उद्योग ने सराहनीय प्रगति की है। देखो, प्रगति तो की है, प्रगति नहीं की तो फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंप्रूव कैसे होगी। प्रगति नहीं की तो फिर क्वांटिटी और क्वालिटी इंप्रूव कैसे होगी। वो तो तभी इंप्रूव हुई है ना जब प्रगति की है हमने। चलो, बनाना इस क्वेश्चन को। धर्म शाश्वत शांति प्रदान करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए। रिलीजन्स प्रोवाइड वेज टू अटेन इंटरनल पीस, मैन शुड अडॉप्ट दीज मेजर्स। कहते हैं ना कि जब आपका मन अशांत हो तो मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, हाथ जोड़ो, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या गलती हो गई। Many Indians believe that science has made Indian heritage great, है ना। Many Indians do not know that India has a great scientific heritage। सही बात है, इंडिया के पास ग्रेट साइंटिफिक हेरिटेज है। ये कहाँ पता है कई सारे लोगों को, क्योंकि अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है। बस उन अधिकांश में कुछ ही लोगों को पता है कि साइंस इसमें इंक्लूड है, सबको नहीं पता है कि साइंस इंक्लूड है। इसलिए कुछ तो जानते हैं साइंस इंक्लूड है, कुछ जानते हैं साइंस इंक्लूड नहीं है। हाँ, तो भैया जब हमारा मन उखड़ रहा होता है तो हमें मंदिर जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, थोड़ा सा शांति मिलती है। तो रिलीजन एंश्योर अ प्रॉस्परस लाइफ। देखो, प्रॉस्परस लाइफ के बारे में तो कोई जिक्र नहीं है कि धर्म अगर तुम पूजा करोगे तो तुम्हारा जो लाइफ होगी वो प्रॉस्परस होगी। समृद्ध जीवन सुनिश्चित तो नहीं करेगा, है ना। मन की शांति तो जरूर देगा, लेकिन समृद्ध जीवन तुम पूजा करने से तो पैसे नहीं कमा सकते, है ना। हाँ जी। जीएस किस तरह पढ़ना, अपनी तरह पढ़ो जैसे तुम्हें पढ़नी है। तुम डेली फालतू के क्वेश्चन पूछते हो, मेरे को पता है ना। रिलीजन, रिलीजन हेल्प्स पीपल टू एंड पॉवर्टी। देखो, गरीबी को खत्म करता है। पूजा करने से गरीबी कैसे खत्म हो जाएगी भैया। पूजा करने से गरीबी खत्म नहीं होगी, पूजा करने से गरीबी खत्म नहीं होगी, समझ रहे हो। हाँ जी। अ गोल्फ, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ गोल्फ क्लब आर एक्टिव गोल्फर्स बट दे आर ऑल रिच। ओ बेटे, मिस्टर एल इज ऑल्सो अ मेंबर। आप लोगों को पता है गोल्फ बेटा अमीर लोगों का गेम है गोल्फ। तो जितने भी गोल्फ के मेंबर हैं सारे के सारे एक्टिव मेंबर हैं और सारे के सारे रिच हैं, दे ऑल आर रिच। और मिसेस एल, मिस एल, सॉरी, मिस एल इज ऑल्सो अ मेंबर। एक मिस एल है, वो भी मेंबर है ना। सुश्री बाई भी सदस्य है। अच्छा, ही इज अ गोल्फर
पहले तो ही की जगह शी आ जाएगा, है ना, है ना। वह एक गोल्फ खिलाड़ी है, अगर वो मेंबर है तो वो ऑब्वियस सी बात है गोल्फ खिलाड़ी है, क्योंकि सारे मेंबर गोल्फ खिलाड़ी है। शी इज अ रिच, वो अगर मेंबर है तो वो अमीर भी है, अगर वो मेंबर है तो वो अमीर भी है। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। अब हम कल मुलाकात करेंगे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।